डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दे। शिक्षा जगत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ इस कार्यक्रम में आपके साथ इरम तस्लीम। 34 साल बाद के कस्तूरी रंजन की सिफारिश पर हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई, जिसका उद्देश्य है शिक्षा को बेहतर, रोजगार परक और उत्तरदायी शिक्षा बनाना और शिक्षा में क्वालिटी एजुकेशन को अचीव करना। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार पर, और इस इश्यू पर हमने बात करने की आमंत्रित किया है एक बेहद ही खास मेहमान को। तो चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं उनसे। वो हैं प्रोफेसर मंजू सिंह। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। आप हैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज से, MNIT जयपुर से। मैम, सबसे पहला सवाल, जब हम नई शिक्षा नीति के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम बढ़ रहे हैं रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन की तरफ, उत्तरदायी शिक्षा को हासिल करने की तरफ। तो आपके इस पर क्या विचार है? नई शिक्षा नीति एक तरीके से आमूल चूल परिवर्तन करने की तरह हमारे सामने आई है। जी जी। इतने वर्षों के बाद में भी अभी हम देखें तो हमारी शिक्षा करीब 3.8 करोड़ स्टूडेंट्स को प्रभावित करने वाली है। हम जानते हैं कि अभी तक ऐसी कई समस्याएं हमारे सामने आई हैं जो कि जिनका हम समाधान अभी हमारी जो करंट शिक्षा प्रणाली है, सिस्टम है, उससे हम दूर नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक तरीके का आमूल चूल या कहना चाहिए ओवरहॉलिंग एजुकेशन सिस्टम का हो रहा है। हम जानते हैं कि आज जो शिक्षा प्रणाली है, उस प्रणाली में जो वर्ल्ड ऑफ वर्ड और वर्ल्ड ऑफ वर्ड, मतलब जो शब्दों की दुनिया है और जो वास्तविक दुनिया है, उसके बीच में बहुत अंतर पाया जाता है। यही कारण है कि इतनी सब डिग्री धारी होने के पश्चात भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वास्तव में ना तो रोजगार में अपने को समायोजित कर पाते हैं, ना वास्तविक जीवन में कर पाते हैं। जी। तो इसके लिए हमारी जो शिक्षा है उस प्रणाली को इस तरीके से देखा जाना ज़रूरी है कि वो केवल एक रोजगार दिलाने वाली नहीं है, बल्कि जीवन में किस तरीके से एक मॉरल रूप से अपने को रिस्पॉन्सिबल समझ के समाज को कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली की ज़रूरत है। बिल्कुल। वास्तव में देखा जाए तो ये बहुत कुछ नया सा नहीं है। हम देखें तो गांधी जी ने जो नई तालीम बनाई थी, या दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अपनी एकात्म शिक्षा की बात की थी, या कहें कि हम लोग जैसे पुराने जमाने में जिस गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थे, तो उसमें केवल रोजगार की बात नहीं की जाती थी, उसमें सब कुछ सिखाया जाता था जो एक मॉरल रूप से या एक कहना चाहिए सफल जीवन जीने के लिए शिक्षा होनी चाहिए थी। तो आज हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो करिकुलम है, वो वास्तव में कॉलोनियल माइंडसेट के हिसाब से बना हुआ है। जी। ये मुझे कहते हुए थोड़ा सा दुख अनुभव होता है। जी। क्योंकि जो मेरे कहना चाहिए 3 दशकों से भी ज्यादा के अनुभव के आधार पे हम देखते हैं कि शिक्षा कितनी भी हम देना चाह रहे हैं पिछले सालों में, उससे कुछ जो नेट रिजल्ट है कि हम कोई मीनिंगफुल शिक्षा दे सके, वो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसमें किसी का दोष मैं नहीं कहती, ना स्टूडेंट का दोष है, ना पेरेंट्स का दोष है, ना हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, बल्कि जो टोटल जो सिस्टम बना हुआ है उसमें उस मीनिंगफुल शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी दी नहीं जाती, उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबल शिक्षा का होना, एक कहना चाहिए कि एक क्वालिटी एजुकेशन का एक मेन मुद्दा है, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एजेंडा 4 से भी मैच करता है। बिल्कुल। उसमें हमें पूरी शिक्षा को इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि उनको रोजगार संबंधित स्किल तो दिए जाए। जैसे कहा जाता है कि 21st सेंचुरी स्किल्स उनको देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पूरा सिस्टम, पूरा कैरिकुलम, पूरी प्रणाली, डिलीवरी इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि उन लोगों में क्रिएटिविटी हो सके, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग हो सके, वो लोग कोलैबोरेटिवली काम कर सके, मिल के काम कर सके, और एक कम्युनिकेशन उसका कर सके। बिल्कुल। तो जो कहना चाहिए कि मैं जैसे बोलती हूँ कि 4C चाहिए, 3L चाहिए, जिसमें हम बोलते हैं कि लिटरेसी चाहिए। लिटरेसी सिर्फ ज्ञान की या किसी विषय की पर्याप्त नहीं है। हमें टेक्नोलॉजी लिटरेसी चाहिए आज के युग में, हमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी चाहिए, और इस तरीके से सारी लिटरेसी होने के बाद हमारे माइंडसेट में फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम अपने साइलोज में अपने सब्जेक्ट के
सीमाओं में बंद कर काम करेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान होना मुश्किल है और न ही हम उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम है जो कि सारे कैंपसेस को, चाहे वो हम लोग बात अभी हायर एजुकेशन कर रहे हैं, पर पूरे सिस्टम को ये एक एंगेज्ड कैंपस के बनाने की सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कदम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, ओवरहॉलिंग सिस्टम को करने जा रहा है। और यदि जिस तरीके के सारे सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, मुझे बहुत ही आशा है कि हम रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आसानी से बढ़ पाएंगे। और बहुत आशावादी और बहुत पोटेंशियल है हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में, और बहुत उम्मीदें हमारी इसके साथ बंधी हैं। आपने जिक्र किया 3C4L, आप वो हम जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताइए वो चीज़ क्या है। इनफैक्ट यदि हम देखें तो जो हमारा पूरा करिकुलम है आज का, उस करिकुलम में हम सिर्फ अपने उस सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं या हम उनको केवल इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं जी। तो आज हम जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका चाहे स्ट्रक्चर कैसा भी हो, कहने के लिए हम कहते हैं कि उसमें लेक्चर होंगे, ट्यूटोरियल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे और उसके बाद में क्रेडिट बनेगा। पर थियोरेटिकली यदि हम देखते हैं तो सब कुछ केवल लेक्चर ओरिएंटेड शिक्षा हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि केवल आपको ज्ञान ही देना है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें ज्ञान और जो कहना चाहिए कि नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है। बिल्कुल। तो यदि आपको नॉलेज देनी है तो क्या हम कोई नॉलेज बिना क्रिएटिविटी के, बिना क्रिटिकल थिंकिंग के, बिना कम्युनिकेशन के ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, आपने सिविल इंजीनियरिंग का पूरी जानकारी प्राप्त की, आपने कंप्यूटर साइंस को सब कुछ जाना, पर आपको ये नहीं पता है कि किसी नए सिचुएशन में आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल। या एक ऐसी जनता या ऐसे लोग, जैसे सिविल का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जी जी। हम रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं या ओवरहेड ब्रिजेस बनाते हैं, आपको वहां जाके वहां के लोगों से वहां की भाषा में बात करना पड़ेगा। पर यदि आपको कम्युनिकेशन करना नहीं आता है तो आप बहुत सारी समस्याओं को आमंत्रित करेंगे। बिल्कुल। तो जो मैं 3C की बात कर रही हूँ, दोज आर द फाउंडेशनल स्किल्स। ओके। किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी के साथ साथ आपको फाउंडेशनल स्किल का ज्ञान करना भी जरूरी है। और सिर्फ फाउंडेशनल स्किल अगेन आप केवल लेक्चर बेस्ड पे कर देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। थ्योरी से प्रैक्टिस लाना जरूरी है, उन दोनों के बीच के अंतर को करना है। बिल्कुल। आपने ट्यूशन, कोचिंग और जो दूसरे तरीके हैं उन सब से करके जो क्लासरूम टीचिंग है उसके महत्व को बहुत नीचा कर दिया है। बिल्कुल सही बात तो है। इस कारण क्या हो रहा है कि थ्योरी में वो सब लोग 100+ मार्क्स ले रहे हैं, 100 बिल्कुल। आप देखिए कट ऑफ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की है या किसी इंस्टीट्यूशन स्काई रॉकेटिंग है वो। बिल्कुल स्काई रॉकेटिंग। बिल्कुल। पर उस मार्क्स का करें क्या? बिल्कुल। और कितनी व्यावहारिकता की कमी है, स्किलफुल जो चीज़ें हैं वो बहुत कम है, यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत कम है। तो वो चीज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम कर रही है। मैम आप बात कर रही थी रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन की, तो उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम जानना चाहेंगे आपसे। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल जो हम सिस्टम देखें, हमारी जितने भी रैंकिंग सिस्टम हैं या किसी भी संस्था के इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा जाता है तो वहाँ पे वर्ड्स हम बहुत यूज़ करते हैं। बिल्कुल। कि कम्युनिटी आउटरीच, आउटरीच एक्टिविटी, सोशल इम्पैक्ट, पर वास्तव में बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि केवल हम वर्ड के रूप में बहुत सुपरफिशियली असेसमेंट करते हैं, बहुत सतही तौर पे। जी। वास्तव में हम देखें, यदि हम कहें सोशल इम्पैक्ट, जी, सोशल इम्पैक्ट क्या आप सोच सकते हैं कि केवल आउटरीच एक्टिविटी से डाला जा सकता है? हम और आप सब जानते हैं NSS है या उन्नत भारत है या SUPW होता है, बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि समाज से कैसे जुड़ना है। बिल्कुल। पर आज जो मैकेनिकल तरीके से लोगों को सिखाया जाता है वो उनको एंजॉयमेंट कभी नहीं देता, वो उनके ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर भार डाल रहा है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि ना तो क्रिएटिविटी है ना इनोवेशन है। एक कारण उसका ये है कि जितना भी हम सामाजिक सोशल इम्पैक्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी की ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं वो यूनिडायरेक्शनल है। बिल्कुल। हम समाज में, कम्युनिटी में जाते हैं ये सोच के कि हमें कुछ ज़्यादा आता है और वो लोग हमसे रिसीव करने वाले हैं। यहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत है। बिल्कुल, हम उनको रिसीविंग एंड पे समझते हैं, जबकि पार्टिसिपेटरी। जी, पार्टिसिपेटरी एंड इट शुड बी बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल। आपने देखा होगा किसान के पास में हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं किसान के लिए।
जो हमारे किसान हैं उनके पास चाहे फॉर्मल डिग्री नहीं है, पर वो ऐसी बहुत सारी चीजें बता देंगे जो कि आपकी किताबी ज्ञान से बहुत ज्यादा ऊंची है। तो क्या हम उनको स्कॉलर ना कहें? बिल्कुल। हम जो एकेडमिक स्कॉलर्स हैं, हमें कम्युनिटी स्कॉलर्स को भी उतना ही सम्मान देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो रिस्पेक्ट होना जरूरी है, जो म्यूचुअल फेथ होना जरूरी है, जो बाई डायरेक्शनल होना जरूरी है, ये जब भावना हमारे मन में आएगी तो ना एकेडमिया और जो कम्युनिटी है, थ्योरी और प्रैक्टिस है, उसका जो गैप है वो अपने आप दूर होता चला जाएगा। बिल्कुल, उसको गैप को भी ब्रिज कर देंगे और समाज की और एकेडमिशियंस की, स्कॉलर्स की जो भागीदारी होगी वो निश्चित तौर पे एक बेहतर भारत की तरफ हम बढ़ेंगे और जो न्यू इंडिया है उसका मिशन भी हम ज़रूर इससे साकार कर पाएंगे। क्योंकि जो वास्तव में है क्या, हमारे पास लॉर्ड मैकाले ने हमारी एजुकेशन शिक्षा को बड़ा डेंट देके गए और आज हम 70 साल के बाद में भी वही कॉलोनियल माइंडसेट लेके बैठे हुए हैं कि शिक्षा किसके लिए है। शिक्षा केवल जॉब के लिए नहीं है, शिक्षा सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए है, शिक्षा समाज को बेहतर बनाने के लिए है। और ये तब आएगा जब हम सो कॉल्ड एकेडमिया, सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल लोग जो कि अपने को बहुत डिग्रीधारी मानते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ज्ञान किसी के पास में भी हो सकता है और हमें उनको बराबर इक्वल समझना चाहिए। सो डीकोलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस मैम। जिससे कि हम लोगों को बराबर का हक दे सकें, सभी लोग आगे होके किसी समस्या का समाधान करने में एकजुट हो सके। सो कोलैबोरेशन जो मैंने कहा था, किसी भी समस्या का समाधान कोई एक व्यक्ति या कोई एक नेता या कोई एक जो कहना चाहिए कि ऑफिसर नहीं कर सकता। बिल्कुल। आज यदि सहभागिता की जरूरत होती है, आज हम कहें कि हमारे शहर में गंदगी ज्यादा रहती है, कैसे समाधान होगा? बिल्कुल, सब मिलजुल के उसका समाधान निकालेंगे, किसी एक पर्सन पे हम नहीं डिपेंड कर सकते। तो ये ट्रेनिंग जो माइंडसेट की ट्रेनिंग है, वो ये रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन की ट्रेनिंग से आएगी। बिल्कुल। जब हम माने कि सब बराबर हैं, उनके पास में भी उतना ही ज्ञान है जितना हमारे पास है, और इनफैक्ट उनके पास में लोकल नॉलेज हमसे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर सोसाइटी को कनेक्ट किया गया, 2 डॉट्स को मिलाया गया, एक समाज को और एक आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, दोनों को मिलाकर आप आगे चले और रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं मैम इसमें? एक तो यही है, देखिए करिकुलम की हम बात कर रहे थे, केवल थ्योरी पढ़ा के हमसे कुछ नहीं होगा, उसके साथ में हम फाउंडेशनल कोर्सेज की भी ट्रेनिंग दें। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी देना जरूरी है। एक्सपीरियंस आप सडनली डिग्री पास करके उनको एक पूरे कहना चाहिए सागर में छोड़ दें कि आप एक्सपीरियंस लें, देन हमको पता चलता है कि जो हमारे सो कॉल्ड डिग्रीधारी graduates हैं, they are not able to adjust even if they are from IITs और NITs और बड़े इंस्टीट्यूशन, क्योंकि उनको हमने कभी एक्सपीरियंस दिया ही नहीं जी। तो इसलिए हमारी पूरी सिस्टम में एजुकेशन प्रोग्राम के डिज़ाइन में इस तरह का कहना चाहिए पार्ट होना चाहिए जिसमें कि उनको एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। और वो उसको मिलने के लिए बहुत ही, जैसे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड देखें या इंटरनेशनल जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई रैंकिंग वाले हैं, वो लोग ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उनको मौका देते हैं कोई कैपस्टोन प्रोजेक्ट का, जिसमें जो थ्योरी पढ़ी जाती है उसका ट्रांसफर किया जाता है। बिल्कुल। सो उनको पूरा मौका दिया जाता है, मेंटरिंग की जाती है, उनको समाज में काम करने का दिया जाता है और प्रॉपर क्रेडिट के साथ किया जाता है। तो यदि हमारी शिक्षा में 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो, जिसमें एक फाउंडेशनल स्किल, वो कई तरह की है, मैंने आपको बताया बहुत सारी स्किल्स है, जिसमें बिहेवियरल इंटरसेक्शन जो ट्रांजैक्शन ये सब किया जाए, सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाए और साथ ही साथ उनको एक्सपीरियंस दिया जाए। एक्सपीरियंस दिया जाए तो वास्तव में वो लोग एक तरीके का एक इंगेज स्कॉलर के रूप में आगे आ सकते हैं और कम्युनिटी इंगेज्ड लर्निंग कर सकते हैं, जो कि सही में एक रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन का पार्ट हो सकता है। बहुत खूब मैम, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रही हैं वाकई लग रहा है कि हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, बेहतरीन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैम हम आगे चलते हैं, आपने बोला माइंडसेट को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, यह आपने बोला टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के संदर्भ में, पर स्पेसिफिक अगर हम टीचर्स की बात करें तो रीवैम्पिंग ऑफ टीचर्स, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स ये बेहद ज़रूरी है नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो हमारे 10+2 से निकले हुए हैं और नई शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4 स्कूल
स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन में भी हम देखें बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। तो उसके लिए टीचर्स को किस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है और हमें क्या करना चाहिए कि टीचर्स इम्पार्ट कर सके क्वालिटी एजुकेशन? इसमें मेरा थोड़ा सा मतभेद है। केवल टीचर ही नहीं, मैं तो कह रही हूँ सारे स्टेक होल्डर्स को ट्रेन होने की जरूरत है। जो पॉलिसी बनाने वाला है जी, पॉलिसी अप्लाई करने वाला है जी, जो डिलीवरी करने वाला है टीचर्स और जो रिसीवर्स हैं जी, और पेरेंट्स पे जी। आज यदि हम किसी स्कूल एजुकेशन को, जो सीधा हम कह रहे हैं कि स्किल रिलेटेड एजुकेशन की बात करें, और नर्सरी लेवल पर यदि कोई स्कूल कहता है कि हम आपके बच्चों को हाथ में पेन नहीं देंगे 6 साल की उम्र तक, कितने सारे पेरेंट्स इसके बारे में अपोजिशन करेंगे, अरे हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा। तो सारे स्टेक होल्डर्स का ओरिएंटेशन करना जरूरी है, सेंसिटाइजेशन करना जरूरी है कि सही शिक्षा स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है जी। और इसके लिए अकॉर्डिंगली हमारी पॉलिसीज बनानी होंगी, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि जो पूरा जो कह रहे हैं ना रीवैम्पिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, तो वो तभी हो सकेगी कि हमारा माइंडसेट बदले। मुझे कहते हुए मतलब कई बार काफी दुख होता है कि जब हम बात करते हैं तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट को उतनी इम्पोर्टेंस कभी नहीं दी जाती जितनी की दी जानी चाहिए। और एक कारण वही है कि उसके कारण दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका कहना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन या उसका यूज सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जी। तो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स जो है या सोशल साइंस से रिलेटेड या जो सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड है, वो तभी होगा जब एक समझा जाए कि साइलों में हमें काम नहीं करना है, हमें क्रॉस बाउंड्री नॉलेज क्रिएशन करना है, हमें रिस्पेक्टफुली सभी लोगों को सम्मान के साथ काम करना है, तभी समाज का हित होगा, उनके लिए हम कुछ खास कर पाएंगे। बिल्कुल, और समाज का उत्थान हम तभी कर सकते हैं। यहाँ आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो यहाँ पर कार्यरत होगी सारी ही सब्जेक्ट्स को मिलाने के लिए। और एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मैम जो एस्पेक्ट है वो भी बहुत खिलकर इसमें निकलेगा स्टूडेंट्स का, अगर हम बात करें। आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, जो बात हो रही है कि मैं तो इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी से भी आगे एक कदम जाना चाहती हूँ, ट्रांसडिसिप्लिनरी जी। मीन्स कि जो कुछ आपको किसी भी इश्यू को रिजॉल्व करना है, कोई भी समस्या या कोई भी जो हम पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, why we are doing research? In most of the cases people understand we are doing research for some kind of derivation or some model building और कुछ इस तरीके से छोड़ देते हैं। मैं काफ़ी समय से इस फील्ड में हूँ कि मैं सबसे पहला यही क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद क्या? जी बिल्कुल, आपने मॉडल बिल्ड कर दिया, उस रिसर्च का हम क्या करें? तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक समझा जाए कि जो कुछ भी हम रिसर्च या जो भी हम असाइनमेंट करें वो पर्पस के साथ हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करे आपकी मेहनत। हाँ, कहीं ना तो कहीं। उसके लिए जब तक ये तभी होगा जब हमारा ओवरऑल समझ में आए कि जो हम काम कर रहे हैं क्या किसी भी तरीके से रिमोटली या डायरेक्टली हम समाज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, या किसी छोटी सी भी समस्या का समाधान हम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जो हमारा होल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, चाहे वो पीएचडी का हो, चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग का हो, ये एक भावना हमेशा आनी चाहिए कि whatever task they are doing, it should have some purpose. बिल्कुल मैम, हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इशू आता है हायर एजुकेशन में। उसको हम एड्रेस करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि क्वालिटी रिसर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे देश में रिसर्च के लिए जो फंड होता है वो बेहद कम होता है। यही कारण है कि रिसर्च काफ़ी कम है अगर हम अन्य देशों से कंपेयर करें। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? क्वालिटी रिसर्च किस तरह से हम अपने देश में ला सकते हैं नई शिक्षा नीति के जरिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी रैंकिंग या इंस्टीट्यूशन या समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक अच्छी रिसर्च होना जरूरी है। अगेन सबसे पहला पॉइंट ये तो समझ में आना चाहिए, रिसर्च फॉर पर्पस जी, किस रिसर्च के लिए हम क्यों कर रहे हैं जी। दूसरा, उसमें इथिक्स एक बहुत जरूरी है। जहाँ इथिक्स नहीं आती है जी, जहाँ नैतिकता कंप्रोमाइज की जाती है, तो हमारी रिसर्च अच्छी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो
ये जो ट्रेनिंग है, देखिए ये ट्रेनिंग आप आके रिसर्च के पॉइंट पर आकर देंगे, ऐसा नहीं है जी। ये ट्रेनिंग शुरू से बचपन से होनी चाहिए, जब भी हम वहाँ तक उसका परिणाम देख सकेंगे। ओवरऑल मैम, समराइज्ड वे में हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगी नई शिक्षा नीति पर, नई शिक्षा नीति में गुणवत्ता और नवाचार पर आपकी क्या विचार हैं आखिर में? बहुत आशा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, बहुत वर्षों से इस पे काम हो रहा है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स ने इसमें इनपुट दिया है और हमें बहुत सफलता की आशा है यदि हम सब मिलकर इसकी सीरियसनेस को समझें और इसके दिए हुए जो भी कंपोनेंट्स हैं या जो भी उपाय हैं उनको हम पैशनेट तरीके से पालना करें, तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी QS रैंकिंग में टॉप पर आएंगे। बहुत बहुत आपने अच्छी शुभकामनाओं के साथ और एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया और बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया कि रोजगार परक व्यवहारिक शिक्षा को अगर आपको लाना है, गुणवत्ता शिक्षा में लानी है, तो आपको खुद उसके लिए कदम उठाने होंगे। सरकार ने आपको ढांचा दिया है, अब लगन और मेहनत से आपको उसकी तरफ बढ़ना है। और आखिर में चलते चलते यही कहेंगे आपसे कि घायल तो हर एक परिंदा है, लेकिन जो घिर कर भी उड़ गया वही जिंदा है। अब इजाज़त दीजिए इरम तस्लीम को। नमस्कार।